हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, चैप्टर 5, क्लास 10। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे प्री बोर्ड इसके साथ साथ बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें आपको डिफरेंट मिनरल्स का डिपोजिशन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि आयरन का डिपोजिशन किस किस रीजन में है, या मैग्नीज का कितना परसेंट डिपोजिशन किस स्टेट में है, या इसके अलावा आपको डिफरेंट जो आपके मिनरल्स है जैसे मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, उसके बारे में डिटेल आपसे इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। मैप वर्क पूछा जा सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है कि मिनरल्स बोलते किसको है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स का कॉम्बिनेशन, रॉक्स में क्या होता है, अलग अलग होमोजेनियस सब्सटेंस मिल रहे हैं तो उसको मिनरल्स बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, हम बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स को ले सकते हैं जिसको देखते हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, वो अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्म में या रॉक्स से अटैच्ड रहता है, और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, उसको हम फर्नेसेस में क्लियर करते हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल। लेकिन कुछ ऐसे भी रॉक्स हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स का एग्जांपल है लाइमस्टोन। ठीक है। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical condition under which the materials form। मतलब कोई भी मिनरल्स कैसे डिपेंड करेगा कि वो किस क्वालिटी का है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो डिपेंड करेगा उसके फॉर्मेशन में। जैसे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रही है, उसकी केमिकल कंडीशंस क्या रही है। अगर फिजिकल केमिकल कंडीशंस अलग अलग वो आप शो को हो रहा है, तो इसका मतलब कि मिनरल्स भी डिफरेंट होगा। इस तरह से हम लोग इस पेज को कवर किए। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। देखिए, मिनरल्स को डिवाइड किया गया, एक मेटालिक हो गया आपका, ठीक है, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एनर्जी मिनरल्स हो गया। ठीक है। अब मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन होता है। मेटालिक में एक होता है फेरस, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है जिस मिनरल्स में आयरन कंटेन करता है उसको फेरस बोलते हैं, और जिसमें आयरन कंटेन नहीं करता है उसको नॉन फेरस बोलते हैं। फेरस मिनरल्स में कौन होगा, तो आयरन और हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, जो कि फेरस कंटेन करता है। और नॉन फेरस में हो जाएगा कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। ये सब नॉन फेरस के एग्जांपल है। प्रीसियस मेटल जिस जो प्लेसर डिपॉजिट में होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो भी आपके प्रीसियस मेटल्स है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस एग्जांपल ऑफ प्रीसियस मेटल। ठीक है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। तो इसमें वन मार्क क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप बताओ कि फ्यू एग्जांपल ऑफ मेटालिक मिनरल्स, फ्यू एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो आप यहाँ से अगर इस पेज को अच्छा से देखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से ट्रैप हो जाएगा। एनर्जी मिनरल्स विदाउट इसके हम सरवाइव नहीं कर सकते, और ये थ्री टाइप्स के, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसमें सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है नेचुरल गैस, कार्बन इमिशंस इसमें कम होते हैं। अब यहाँ पर डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, देखिए तीन तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और सेडिमेंट्री रॉक होता है। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स रॉक्स है, इसमें मिनरल्स का डिपोजिशन वेट्स और लोड्स के रूप में होता है। ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक में बेड्स और लेयर के रूप में होता है। Where igneous and metamorphic minerals may occur in the cracks, crevices, fault और joints। ये कैसे occur होते हैं, तो इसमें cracks हो जाते हैं, crevices होते हैं, fault होते हैं, joints होते हैं, इसके थ्रू। The smaller occurrence जो होता है उसको हम veins बोलते हैं। डिफिनेशंस पूछा गया बहुत बार, तो याद रखिएगा। मेटालिक मिनरल्स में यानी कि igneous और metamorphic rock में जो small occurrence होता है उसको हम veins बोलते हैं, और जो large occurrence होता है उसको हम lodes बोलते हैं। इसी तरह से इसका एडवर्स हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, जो बेड्स और लेयर के रूप में होता है। ठीक है। They have been formed as result of deposition, accumulations and concentration in horizontal strata। यानी लेयर बाय लेयर इसके फॉर्मेशन होते हैं। और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक हम देखते हैं सी बेड के पास भी, सी बेड के अंदर भी पाया जाता है, जहाँ से पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन करते हैं।
अब यहाँ पर क्या बोले, द रिमूवल ऑफ soluble constituents leaving a residual mass of weathered materials containing ores bauxite is formed this way। अच्छा, बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट वो चीज होता है जिससे हम एल्युमिनियम को क्या करते हैं, एल्युमिनियम को फॉर्म करते हैं। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एट एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट में, एलुवियल सॉइल जो होता है फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जानते हैं हम इसको, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स का डिपॉजिट इसमें भी होता है। और वो डिपॉजिट आपका प्लेसर डिपॉजिट का एग्जाम्पल है। प्लेसर डिपॉजिट जो प्रीशियस मेटल्स है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये प्लेसर डिपॉजिट के एग्जाम्पल है। However, common salt, magnesium, and bromine are largely divided from ocean water. The ocean belts too are rich in manganese nodules। जो ocean belts होता है, ocean belts उसमें मैग्नीज का रिक्वायरमेंट या मैग्नीज का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कि फेरस मिनरल्स किसको बोलते हैं, तो जो आयरन कंटेन करता है उसको फेरस बोलते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि 3/4 हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल है उसका 3/4 जो है अकेले आयरन हो, यानी कि फेरस मिनरल्स है। फेरस यानी कि आयरन, और आयरन कंटेन करने वाले मिनरल्स को बोलते हैं, जैसे कि मैग्नीज था, निकेल था, कोबाल्ट था, आयरन ओर था। मेटालिक दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पर देख लो, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, किसको कहते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्शन के लिए मेटल और उसके उसकी जैसी चीजों पे डिपेंड रहती है, उसको मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल्स इनको क्या चाहिए, इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए मेटल, और अगर इनके पास मेटल रहेगा तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को, इस तरह की इंडस्ट्री जो रन करते हैं इसको मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। मैग्नेटाइट इज द, अब दो तरह के आपके आयरन ओर होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है अपने अच्छे क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मैग्नेटाइट में 70% आयरन कंटेन करता है, जबकि हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन कंटेन करता है। और इंडिया में अगर मैग्नेटाइट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अबंडेंट क्वांटिटी में आपका कर्नाटका में जो 4 माइंस है उसमें होता है। या देख लीजिए, अगर हम लोग मेटालिक मिनरल्स में आयरन कंटेंट की बात करते हैं तो ये 4 जगहों पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। 4 जगहों में जो फर्स्ट बेल्ट है आपका झारखंड उड़ीसा बेल्ट, जहाँ पे 52+11 यानी कि झारखंड उड़ीसा बेल्ट में अप्रॉक्स 63% आयरन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर सबसे ज्यादा आयरन का डिपोजिशन है। इसके वजह से एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, जैसे छत्तीसगढ़ का ये दुर्ग वाला पार्ट हो गया, महाराष्ट्र का ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया चंद्रपुर, और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट हो गया इन छत्तीसगढ़, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बनता है, और ये ट्रायंगुलर शेप जो है ये भी आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और इसका नाम है दुर्ग, चंद्रपुर और बस्तर बेल्ट। ठीक है, तो ये आपके सेकंड इंपॉर्टेंट आयरन आयरन का डिपोजिशन वाले रीजन है। बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु, ये 4 आयरन और बेल्ट है कर्नाटका में, और कर्नाटका में जो आयरन का प्रोडक्शन होता है इसको 100% हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ड्यू टू उसको स्लरी मटेरियल्स बना करके न्यू मैंगलुरु पोर्ट तक 100% एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैग्नीज का यूज किस चीज के लिए करते हैं? मैग्नीज का यूज हम लोग करते हैं आयरन और स्टील, मतलब आयरन से स्टील बनाने के लिए। और इसका एक रेशियो होता है कि 10 kg मैग्नीज से हम लोग 1000 kg आयरन और स्टील बना सकते हैं। इससे हार्डनेस आ जाता है, कोरेडिज जो कोरोड होने वाले कोरेजन जो होता है वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है स्टील में। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? तो 1819 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग
33% जो है मध्य प्रदेश मैंगनीज का प्रोडक्शन करता है, 27% आपके महाराष्ट्र करता है, 16% उड़ीसा करता है, 11% कर्नाटका करता है, 10% आंध्र प्रदेश और 2% अदर्स करते हैं मैंगनीज का प्रोडक्शन। ठीक है, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसको। अच्छा, एक कुछ बेल्ट दिया हुआ है, आप इसको देख लोगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल स्टार मार्क, तो माइका का डिपोजिशन कहाँ पर है? तो अजमेर और बेवार में है, गया में है, हजारीबाग गया, हजारीबाग बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर बिहार में माइका का ही प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे अबेंडेंट अमाउंट में तो नहीं, लेकिन डिपोजिशन इसका है। कटनी अमरकंटक बेल्ट मध्य प्रदेश के दो शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो दो शहर है वहाँ पर अलग चीज है, बॉक्साइट का डिपोजिशन है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का डिपोजिशन उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। कारापुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है बॉक्साइट का सबसे ज्यादा डिपोजिशन। तो इस मैप को भी आप अच्छा से देख लोगे, जो डाउट रहेगा उसको पूछोगे भी। जैसे आयरन और माइंस, तो आयरन और माइंस हम लोग डिस्कस किए थे। छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन हो गया, चंद्रपुर दुर्ग बस्तर बेल्ट हो गया, चिकमंगलुरु तुमाकुरु बेलारी और चित्रदुर्ग बेल्ट हो गया, और यहाँ पर महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट हो गया। अगर हम नन फेरस की बात करें जो आयरन कंटेंट नहीं करता है, तो उसमें नन फेरस में आपके कौन कौन से है? कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है। ये आपके नन फेरस जो मटेरियल है उसके एग्जाम्पल, मिनरल है उसके एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपका एक और मेटल है कॉपर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपर के क्या यूजेस है? कॉपर का सबसे ज्यादा यूजेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करते हैं हम लोग। India is critically deficient in the reserve and production of copper, being malleable, ductile and good conductor. Malleable होता है, ductility होती है, इसको thin sheet में बना सकते हैं, इसको वायर के रूप में आसानी से बना सकते हैं, और अच्छा कंडक्टर होता है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो जोन है आपका, उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। डिपोजिशन कहाँ है कॉपर का? डिपोजिशन जो है बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट माइंस में है। खेतरी माइंस इन राजस्थान, राजस्थान के खेतरी माइंस में है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ये सब लीडिंग, ये तीनों जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। इनसे ज्यादा पूरे इंडिया में कोई भी रीजन प्रोडक्शन नहीं करता। बॉक्साइट थ्रू सेवरल ओर्स कंटेन एल्युमिनियम, इट इज द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट। किसका फॉर्म होता है? बॉक्साइट का फॉर्म होता है। अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्युमिनिया एडल्ट्रेट एल्युमिनियम इज ऑफ्टन। ये एल्युमिनियम से क्या बनता है? ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे 65% जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन करते हैं उड़ीसा, 1% अदर, 3% मध्य प्रदेश, 6% महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ 6%, गुजरात 9%, झारखंड 10%। तो आप इस डेटा को हमेशा याद रखोगे ताकि आंसर आप आसानी से लिख पाओ। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्मली formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminum silicate। जिस रॉक में एल्यूमिनियम सिलिकेट्स रहता है वहीं पर बॉक्साइट का डिपोजिशन होगा। इस बात को याद रखेंगे हम। नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका सबसे अच्छा एग्जांपल में से है। कि माइका की स्पेशलिटी होती है कि फ्यू सेंटीमीटर से हम थाउजेंड ऑफ शीट्स बना सकते हैं। Mica is mineral made up of series of plaster leaves. It splits into a thin sheet. The sheets can be thin that a thousand can be layered into a mica sheet of a few centimeter। few centimeter से हम थाउजेंड जो है, मोर देन थाउजेंड आपके लेयर्स उसके फॉर्म कर सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन। माइका का कलर क्या होता है? तो आपके ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन होता है। Mica deposits are found in the northern edge of the Chota Nagpur Plateau, Koderma, Gaya, Hazaribagh Belt. Jharkhand is the leading producer. Which state is the leading producer of mica? Jharkhand is the leading producer of mica। इसके अलावा इन बिहार के गया वाला जो रीजन है जो झारखंड से सटा हुआ है, वहां पर भी माइका का प्रोडक्शन होता
यहाँ देखिए लाइमस्टोन का यूज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ में किया जाता है? लाइमस्टोन का यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और लाइमस्टोन जो होता है वो फ्री स्टेट में रहता है। लाइमस्टोन इज फाउंड एसोसिएटेड विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट रहता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये कहाँ पर पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। मोस्ट कंफर्टेबल जियोलॉजिकल सॉल्यूशंस होता है। लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज। लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल्स का काम करता है। कौन सा स्टेट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है? देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिपोजिशंस कहीं पे नहीं है। इसका मतलब डिसेंट्रलाइज डिपोजिशंस है। इसमें मध्य प्रदेश में 13% है, 13% आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 11% है, कर्नाटका में 9% है, तेलंगाना में 8% है, गुजरात में 7% है, तमिलनाडु में 6% है, महाराष्ट्र में 4%, उड़ीसा में 8% है। तो ये आपके लाइमस्टोन के डिपोजिशंस है। यूज किस चीज के लिए करते हैं? तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका वाइडली यूज करते हैं। A converted effort has to made in order to our mineral resources plant and system। बोला कि कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को। कंजर्व करने का आपके पास मेथड क्या है? तो मिनरल्स को कंजर्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर लेंगे। Improved technological need to be constantly involved to allow use the low grade ores at the low cost। बोला कि लो ग्रेड ore से हम हाई ग्रेड जो आपके रॉ मटेरियल्स है वो बना पाए, तो हम अपना कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Recycling of metal using scraps metals and other substitutes are step to in converging our mineral resources for the future। ये जो भी आप जैसे स्टील या आयरन बना रहे तो इसके स्क्रैप्स छोटे छोटे पार्ट जो बच जाते हैं इसको भी रिसाइकल करके हम रॉ मटेरियल्स का बेहतरीन यूज करेंगे तो आसानी से हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए पेट्रोलियम जो होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स का एग्जांपल है और ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाएगा बेड और जो लेयर्स होते हैं उसके बीच में। इसमें क्या है कि पेट्रोलियम के डिपोजिशन की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है बॉम्बे हाई से जनरेट होता है। कितना? बॉम्बे हाई से जनरेट होता है 63%। ठीक है। और ये 16% अप्रोक्स अंकलेश्वर से। तो यहाँ पर क्या है? बॉम्बे हाई यानी कि समुद्र के अंदर में सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन है। इसका मतलब कि वहां पर बेड्स और लेयर होते हैं। पेट्रोलियम refineries cast nodal industry for synthetic textile fertilizer numerous chemical industries के बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए हम लोग वाइडली इसका यूज कर रहे हैं। मुंबई हाई, गुजरात, असम आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। अच्छा इंडिया में अगर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज की बात की जाए तो कौन से मेन रीजन रहेंगे? इंडिया में जो मेन रीजन रहेगा वो आपका असम, गुजरात, मुंबई हाई, ये मेन रीजन है पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ देख लो आप नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है? नेचुरल गैस वहीं पाया जाता है जहाँ पेट्रोलियम का डिपोजिशन रहता है, या वहां भी हो सकता है जहाँ पेट्रोलियम का डिपोजिशन ना हो, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेल्ट में भी नेचुरल जो नेचुरल आपकी गैस है उसका डिपोजिशन है। The surface it can be used to domestic administrative fuel। It is used as a fuel in sector generate electricity for heating purpose in industries as a raw materials in the chemical। बोला कि बहुत सारी चीजों के लिए हम केमिकल इंडस्ट्रीज में या केमिकल बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स ये सब का। Electricity has such a wide range of applications in today worldwide that the per capita consumption is considered as the index of development। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो भी आपके डेवलपमेंट को शो करेगा। कितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर में एक और चीज दे, कितना आप स्टील यूज कर रहे हैं। स्टील का प्रोडक्शन करें तो उसका कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, ये रेशियो जो रहेगा अगर सही तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या तो वो थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन दोनों मेथड से
हम कर सकते हैं। लेकिन डिपोजिशन थर्मल पावर से इंडिया में बात करेंगे तो अभी 78% था, और अभी आपके वाटर वाला जो है डिफरेंट वाटर बॉडीज के से, तो उसके लिए कितना है, उसके लिए 12%, उसके लिए आपका 22%, 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और 78% थर्मल कोल को बर्न किया जाता है, वाटर वेपर रिलीज होता है, और इस मेथड से हम वहां पर इसका यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी रिन्यूएबल रहती है। चैप्टर पढ़ने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप अपने रिसोर्स को बचा सकते हो, तो जुडिशियरी वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके जितना वाइडली यूज कर सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस करेंगे। अब विंड एनर्जी क्या है? इंडिया के किस पार्ट में विंड एनर्जी जनरेट किया गया, तो इधर देखो। जैसे मान लो इंडिया का बॉटम पार्ट हो गया, तो बॉटम पार्ट हो गया, तो इस पार्ट तक क्या कोस्टल रीजन दोनों साइड से, ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, 200 किलोमीटर, तो नेचुरली कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब इस रीजन में अगर हम विंडमिल प्लांट सेटअप कर देंगे तो यहाँ पर वो अच्छा से वर्क कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास सी है, और यहाँ से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कंटिन्यू जनरेट होते रहते हैं, और इसलिए अगर हम यहाँ पर टरबाइंस ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उससे हम एनर्जी जनरेट ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब पॉइंट हुआ। विंडमिल सेटअप करके, या और रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में या राजस्थान वाले रीजन में हम सेटअप करके आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट को वहां पर फुलफिल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल बने रहते हैं, और उस सोलर पैनल से हम फोटो इलेक्ट्रिक जो वे होता है जिसमें हम सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये भी आपके नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इंडिया में फ्लोटिंग सोलर पैनल भी है, केरला और उसके आसपास वाले रीजन में। और जो कंट्री टॉरिड जोन में होगा, सो कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, तो उसको उसके पास जो सनलाइट है वो अपीयर होगा। जी, अब बायोगैस क्या होता है, जिसमें काउ डंग केक, ह्यूमन वेस्टेज, ये सबको ऐड कर दिया जाता है और ऐड करके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद उससे मीथेन गैस रिलीज होती है, जिससे आप अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि अर्थ के अंदर में हॉट वाटर स्प्रिंग्स के फॉर्म में वहां से निकलते हैं और स्प्रेड होने लगते हैं। इस पर्वती वैली, ठीक है, पुगा वैली, ये सब जो है जियोथर्मल एनर्जी के वो पर्टिकुलर प्लेस है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के लिए आपको यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए। यूरेनियम का डिपोजिशन कहाँ पे है, तो यूरेनियम का वर्ल्ड डिपोजिशन इंडिया में नहीं है। थोरियम मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम का छोटा सा डिपोजिशन राजस्थान और जो बिहार वाला रीजन है वहां पर हो सकता है। बिहार वाला नहीं, जो पुराना टाइम बिहार था, झारखंड वाला रीजन। टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो है रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में कंटिन्यू कंटिन्यू जनरेट होते रहती है, और वहां पर टरबाइन ऐड करके जैसे छोटा सा डैम टाइप का, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग कवर किए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बोर्ड अभी एकदम नज़दीक है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, स्पेशली प्रैक्टिस। कोई टॉपिक में डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस चीज़ को आसानी से सॉर्ट आउट लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप प्रिपरेशन कर सको। और एसएसटी का जितना भी आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, साइंस का जो भी रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें जो गूगल प्ले स्टोर पे भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।